हेलो एवरीवन, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था और क्लासेस इनइक्वालिटी निकाली थी और सेकंड ला की एक डिफाइन पढ़ी थी दैट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। मींस यूनिवर्स की जो रैंडमनेस, एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस, वो क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है बिकॉज ऑल द प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल के लिए वो वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब था कि एंट्रोपी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब हम उसी एंट्रोपी को स्टडी करेंगे फॉर आइडियल गैस और उसका चेंज निकालेंगे विद प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस विद चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो हमारे 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। तो एंट्रोपी का उनके साथ हम रिलेशन करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि एक आइडियल गैस ले ली हमने, ठीक है। आइडियल गैस कैसे ले ली, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। मैंने पीछे भी बताया था ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। इसे एक सिलेंडर में फिल कर दिया। उस सिलेंडर के ऊपर हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया बिकॉज हमें प्रेशर भी चाहिए, ठीक है, और उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किया। अभी हम उस सिस्टम को आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली वर्क करा रहे हैं। जब आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली होगा तो हमारे पास एंट्रोपी चेंज यानी डीएस क्या आएगा, पीछे हमने पढ़ा हुआ है ये चीज, ये हमने पहले भी निकाली थी। ये आएगा क्यू रिवर्सिबल बाय टी। सिस्टम रिवर्सिबल है बिकॉज ये स्मॉल चेंज है, तो यहां भी स्मॉल चेंज आएगा, तो ये आ गया मेरा वो स्मॉल चेंज। डन, ये तो हमने इसी चीज में निकाल लिया। अब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास क्या था, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये चीज हमने पहले भी निकाली है, वहां पर पीछे फर्स्ट लॉ जब थर्मोडायनेमिक 1 की थी उसमें निकाली थी। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। सिंबल की बात हम वहां पर भी कर चुके थे कि हमने दोनों के सिंबल अलग अलग लिए बिकॉज ऑफ स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, क्यू रिवर्सिबल की, बिकॉज हमारी सारी वैल्यू क्या है, रिवर्सिबल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने जो गैस को क्या किया है, एक फ्रिक्शनलेस सिलेंडर में फिट कर दिया और उसके ऊपर एक पिस्टन लगाया। अब हम गैस को फ्रीली एक्सपेंड होने देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, एक्सपेंशन की। तो हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन होता है तो ये जो वैल्यू होती है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, इसके बराबर आती है। अभी हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है, मुझे इसकी वैल्यू माइनस में चाहिए तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू पी डीवी। आई मार्क इट एज इक्वेशन 1 as 2 3। यूज इक्वेशन 3 इन दिस, यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। जब 3 को 2 में पुट कर दो तो स्मॉल चेंज इन रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू, और ये माइनस वाले की वैल्यू कितनी आ गई, पी डीवी, तो आ गया प्लस पी डीवी। क्लियर, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई किसकी, आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4। मैंने क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू निकाल ली। अभी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकती हूँ, तो यूज दिस इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन 1। यूज इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो तो वहां से आ जाएगा डी एस की वैल्यू, क्यू रिवर्सिबल की जगह टर्म लिख दो, डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी। इतना आ गया। इस टी को मैं इधर लेके जा रही हूं तो जगह टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, दैट इज टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 5। डन, इतना हमने निकाल लिया। अब हमने पहले पढ़ा हुआ था जो हमने सीपी एंड सीवी के बारे में पढ़ा था अपनी थर्मोडायनेमिक 1 में, तो वहीं से हम यूज कर रहे हैं सीवी को। वी नो दैट सीवी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। ये होता था सीवी मेरा, ऐसे सीपी होता था डी एच बाई डी टी। देन यहां पर कुछ डी यू है तो मैं इस डी यू की वैल्यू निकाल लू थी, इधर चला जाएगा। सो यहां से हम कह सकते हैं डी यू इज इक्वल टू सीवी डी टी। ये आ गया मेरे पास सीवी डी टी के बराबर।
क्लियर? तो मैंने इसकी वैल्यू को यहां से फाइंड आउट कर लिया। तो ये वैल्यू हम डी यू की यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आगे अब ये तो इसकी वैल्यू है, एक टर्म बची पीडीबी। अब पीडीबी की वैल्यू कैसे निकालनी है? अब हमने यहाँ पर गैस कौन सी लिया? आइडियल गैस। तो हम यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही होती है। एन की वैल्यू मैंने कितनी ले ली? 1, बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया कि वो 1 मोल ऑफ गैस है, तो एन 1 है। इसका मतलब पीवी किसके बराबर आ गया? आरटी। पीवी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आरटी। यहाँ पे पी है, मैं पी की वैल्यू निकाल लेती हूँ, दैट इज आर टी बाई वी। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 7। तो मुझे डी यू चाहिए था, वो डी यू ये रहा। मुझे पी चाहिए था, वो पी मैंने यहां निकाल लिया। तो 6 और 7 इक्वेशन को मैं 5 में यूज कर लू। सो यूज इक्वेशन 6, 7 इन इक्वेशन नंबर 5 में यूज कर लेते हैं। तो 5 में है टी डी एस इज इक्वल टू, डी यू की जगह रखो सी वी डी टी, प्लस पी की जगह है आर टी बाई वी इंटू टी वी। ये आ गया मेरे पास। डन। अब हम t को इधर ले जाते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ds इज इक्वल टू सी वी डी टी बाई टी। इस t को मैं इधर नीचे ले गई, प्लस r। t तो इधर भी आएगा तो t और t कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर भी t है, t नीचे आएगा तो कैंसिल, इंटू डी वी बाई वी। डन, आ गया। अब मेरे पास इधर एक टर्म है, इधर एक टर्म है, इधर एक टर्म है। अब ये तो स्मॉल चेंज के लिए, अगर मुझे कंप्लीट चेंज निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिमिट्स आ जाएंगी? हमने शुरू में क्या बोला? हम यहाँ पर एंट्रोपी का चेंज डिस्कस कर रहे हैं विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो वही चीज हमने यहाँ करनी है। एंट्रोपी का चेंज है तो ये S1 से S2 तक चेंज हो गई, टेम्परेचर T1 से T2 तक हो गया, और वॉल्यूम V1 से V2 तक हो गया। तो इंटीग्रेट करेंगे S1 से S2 ds, CV बिकॉज वो कांस्टेंट है, T1 से T2 dt बाई टी, प्लस R कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, V1 से V2 dV बाई V। ये आ गया मेरे पास। अब इंटीग्रेट करो, जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या जाएगा? S आ जाएगा, और आप जब लिमिट्स पुट करोगे तो क्या जाएगा? S2 माइनस S1। ये CV है। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? LNT, लिमिट्स आ जाएंगे T1 से T2, प्लस R। इसको करेंगे तो LNB आएगा, और लिमिट्स आ गई V1 टू V2। आप चाहो तो यहाँ S लिख के तब भी लिमिट्स लिख देते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। व्हाट इज S2 माइनस S1? ये तो क्या है? चेंज है। किसका चेंज? एंट्रोपी का। हमने पहले भी बात किया कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। CV एज सच ये आ जाएगा LNT2 माइनस LNT1, तो मैं उसे नीचे ले गई। आप चाहो तो एक स्टेप और इंक्रीज कर सकते हो, माइनस करके लिखो, उसके बाद अलग से लिखा दो। ये LNV2 बाई V1। तो ये मेरा आ गया चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस विद चेंज इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एक टाइम पर 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। अभी हमारा प्रेशर का फैक्टर नहीं आया, तो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसे प्रेशर की टर्म्स में लेके आएंगे। क्लियर? तो एक निकाल लिया टेम्परेचर वॉल्यूम, एक निकालेंगे टेम्परेचर प्रेशर, और एक निकालेंगे वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, तो हम 3 इक्वेशन निकालेंगे यहां से। अब इतना मेरे पास आ गया। ये मेरी एक फॉर्म हो गई, आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 8। 7 तक मेरे पास पीछे आ चुकी है। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। अब मुझे दूसरी फॉर्म में निकालना है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा हुआ है? फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अगर टेम्परेचर T1 है तो वॉल्यूम V1 है, तो प्रेशर P1 हो जाएगा। ऐसे ही फॉर टेम्परेचर T2 वॉल्यूम कितनी है? V2, प्रेशर कितना है? P2। तो एक आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT। एन नहीं ले रही बिकॉज पहले ही बता दिया एन की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो ये क्या आ जाएगा? P1 V1 RT1। ठीक है, और दूसरी क्या आ गई? P2 V2 इज इक्वल टू RT2। डन। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, डिवाइड बोथ द इक्वेशंस। तो यह आ जाएगा P2 बाय P2। आप इन्हें नंबर दे सकते हो 9, 10, ठीक है, जैसे कॉन्टिन्यूअसली देना चाहते हो, नहीं तो आप सिंपली भी ऐसे कर सकते हो। RT2 बाय RT1, R कैंसल, तो यहां पे मेरे पास T2 बाय T1 इज इक्वल टू क्या आ गया? P2 V2 बाय P1 V1।
किसी एक की वैल्यू निकाल लो। सपोज मैं यहां से अभी पहले V2/V1 की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो V2/V1 क्या आ जाएगा, T2 T1 P1 ऊपर गया, P1 P2, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, यूज दिस इन इक्वेशन 8। में यूज करो तो डेल्टा एस सी वी एल एन T2/T1 प्लस R एल एन V2/V1 की जगह पर आपने क्या रखना है, ये टर्म, तो मैं ये रख रही हूं T2 P1 T1 P2, क्या आ गई मेरे पास, डन। अब ये प्रोडक्ट है तो आप इसे खोल देंगे, खोलने के बाद ही अलग अलग हो जाएगा, तो अलग अलग तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा एस। अब इधर आते हैं, ये टर्म है मेरी सीवी। अब सीबी और सीपी में एक रिलेशन हमने किया था, बिकॉज यहाँ आर की एक टर्म आएगी तो यहाँ भी हमें एक आर की टर्म चाहिए जिसे हम कैंसिल कर सकें। ठीक है, नहीं तो आप इन दोनों को दो वे से कर सकते हो, चाहे तो इसे हमें पता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो यहां से सीवी की वैल्यू निकाल लो सीपी माइनस आर। अदरवाइज इसे सिंपली खोल के तब आप कर सकते हो। ठीक है, हम सिंपली खोल के कर लेते हैं, सीवी एल एन T2/T1 प्लस आर एल एन T2/T1, इधर खोल दिया, और प्लस आर एल एन P1/P2, ये चीज आ गई मेरे पास। इसमें और इसमें ये पार्ट कॉमन है, अंदर ये पार्ट मैं बाहर ले लूंगी, CV प्लस आर आ गया कॉमन, बाहर आ गया एल एन T2/T1। अब CV प्लस आर इज इक्वल टू CP, तो इसे मैं CP लिख सकती हूं। डन, तो मैंने इसे क्या ले लिया CP। आप चाहो तो पहले CV को चेंज कर लेते और उसके बाद निकालते, और या तो लास्ट में से निकाल लो। ठीक है, अप टू यू, जैसे मर्जी। तो ये भी मेरा क्या आ गया, एक एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहला हमारा क्या था, वॉल्यूम और टेम्परेचर था, अब क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर, तो हमारे पास अलग फॉर्म आ गई एक। डन, तो हमने दो फॉर्म में निकालिया। अब इसी को डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हमें स्टडी करना। मैं ये दोनों रिजल्ट यहां पर लिख रही हूं ताकि हमें करने में आसानी हो जाए। तो जाएगा CVLN T2/T1, 8th और 9th इक्वेशन दोनों यूज करनी है मैंने यहाँ, एक ही आया और एक ही आया। मैंने दोनों रिजल्ट लिख लिए। ठीक है, अब एंट्रोपी चेंज निकालते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। अब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस होता है मेरे पास आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब T1 इज इक्वल टू T2। अब T1 अगर T2 के बराबर हो जाएगा तो ये वाली पार्ट तो खत्म हो जाएगी, बिकॉज ln1 आएगा, ln1 खत्म हो गया, तो डेल्टा इसकी वैल्यू क्या बचेगी, R ln V2/V1 कह लो, और यहां से ये खत्म होगा R ln P1/P2, एक ही बात है। ये किसके लिए आया, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर, तो हमने आइसोथर्मल के लिए निकाल लिया। अब दूसरा कोई प्रोसेस होता है, वो होता है हमारा आइसोबैरिक। आइसोबैरिक यानी कि हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मींस P1 इज इक्वल टू P2। अब किस इक्वेशन में P1 P2 है, ये रहा, इसमें नहीं है, यहां फिक्स हुआ तो डेल्टा एस की वैल्यू इसके बराबर आ गई। सो नाउ डेल्टा एस इज इक्वल टू CPLN T2/T1। डन। नेक्स्ट थर्ड हमारा प्रोसेस क्या होता है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गई, सॉरी प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम रहेगी, यानी कि आइसोकोरिक।
अब मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करती हूँ, मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2। अब इसमें तो V1 V2 नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो ये जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये वाला पार्ट सिर्फ। सो डेल्टा S इज इक्वल टू CV ln T2 बाय T1। ये आ गई मेरी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहां पर अपना इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये आ गया मेरा फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तीनों में एक एक बार कॉमन कांस्टेंट रखते जाओ, एक बार टेम्परेचर को, एक बार प्रेशर को और एक बार वॉल्यूम को, और हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एक सिंगल ऐसा ही यही डेरिवेशन आया जो हमारे पास करना है। कार्नोट साइकिल आया था, उसके बाद ये डेरिवेशन आया हमारे पास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के इसके चांसेस होते हैं, तो एग्जाम में कई बार आता भी है। ठीक है, अब हम इसी एंट्रोपी चेंज को पढ़ेंगे फॉर अ फिजिकल प्रोसेस। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी चेंज फॉर फिजिकल प्रोसेसेस। जब हम फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं, इसका मतलब हम हमेशा फेज चेंज की बात कर रहे हैं। फेज चेंज मीन्स सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, या गैस का वापस लिक्विड में, या गैस का डायरेक्ट सॉलिड में, इस तरह से। ठीक है, तो जो जो हमारे पास आते हैं मीन्स या तो सॉलिड मेल्ट होगा, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग, और लिक्विड का वापस चेंज होना यानी कि फ्रीजिंग। तो मैं ऐसे लिख सकती हूं, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग, और रिवर्स यानी कि फ्रीजिंग। ऐसे ही लिक्विड का गैसेस में चेंज होना क्या होता है, इवेपोरेशन, और गैसेस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन। डन। गैसेस से सॉलिड, ये आ गया हमारा सब्लिमेट होना। ठीक है, बट इसके अलावा एक और फेज चेंज होता है जिसमें एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में चेंज होता है। ठीक है, मींस वन क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंजेस इनटू अनदर। जैसे आप सल्फर का पढ़ते हैं, सल्फर मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक सल्फर, तो मोनोक्लिनिक सल्फर का रोम्बिक सल्फर में चेंज होना और रोम्बिक सल्फर का मोनोक्लिनिक में चेंज होना, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब भी हम हीट यहां पर बात करते हैं एंट्रोपी की फॉर अ फिजिकल प्रोसेस, तब बिकॉज इन सारों में कहीं ना कहीं हीट लग रही है। सॉलिड को आप हीट दोगे तो लिक्विड, रिवर्स हो जाएगा तो वापिस सॉलिड। लिक्विड को हीट दोगे तो आपका गैस बनेगा, एंड रिवर्स हो जाएगा तो वापस ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यानी इन सब में कहीं ना कहीं हीट चेंज आ रहा है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। जिस लेटेंट हीट को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिजिकल प्रोसेसेस के लिए ये डेल्टा एस होता है हमारा डेल्टा एच अपॉन टी। यहाँ पे कई जगह पे आपको ऐसे एल मिलेगा, तो ये जो वैल्यू है ये है हमारी लेटेंट हीट। Heat required to change one mole of substance into its another state, that is called latent heat. उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी latent heat। अब कोई भी स्टेप ले लो, जैसे हम बोलते हैं सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, मुझे इसकी बात करनी है। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना यानी कि क्या है, मेल्टिंग, और दूसरी टर्म में इसे क्या बोलते हैं हम, फ्यूज होना और फ्यूजिंग। सॉलिड फ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, फ्यूजन आ गया। तो ये डेल्टा एच किसका बन गया, फ्यूजन का, इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये एच किसका है, फ्यूजन का, अपॉन टी। तो इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं बात करूं लिक्विड का गैसेस में चेंज होना, यानी कि कौन सा प्रोसेस है, वेपराइजेशन। तो डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच, एच किसका, वेपराइजेशन वाला, अपॉन टी। अब यहां पर जो टेम्परेचर की बात होती है, ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी भी टेम्परेचर पे हीट कर दिया और मेरे वेपर्स बन गए, ऐसा तो नहीं होता। जैसे वाटर है, वाटर को आप 100 से नीचे रखो, आपके वेपर्स नहीं बनेंगे। जैसे ही वो 100 टच करता है, बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट है या उससे ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर जिस टेम्परेचर की बात करें वो कौन सा टेम्परेचर है, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है,
ऐसे ही यहां पर जो है ये इसका मेल्टिंग या फ्यूजन टेम्परेचर है, कितने पे जाकर वो मेल्ट होना शुरू हो गया। जैसे आप मेल्टिंग पॉइंट लेते हो, ऐसा तो नहीं शुरू में ही मेल्ट हो जाता है, नहीं, जब वो अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आता है तब जाकर वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो ये किसका मेल्टिंग या फ्यूजन टेम्परेचर। ठीक है, अब इस प्रोसेस में तो हीट क्या हुई, अब्सॉर्ब हुई। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, साइन ऑफ कन्वेंशन जो होता है इनका पॉजिटिव हो जाता है। बट इनके जो रिवर्स प्रोसेस है, लाइक इसका रिवर्स क्या, फ्रीजिंग, इसका रिवर्स क्या, कंडेंसेशन, तो उसमें जो डेल्टिव है नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज उनमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। इन दोनों में जैसे हुई जो हीट है वो क्या हुई, एब्सॉर्ब हुई। ठीक है, अगर रिवर्स की बात करें, रिवर्स यानी लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना और गैसियस का लिक्विड में चेंज होना, इन दोनों ही प्रोसेस में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो इसमें जो साइन आता है वो होता है पॉजिटिव, इसमें जो एंट्रोपी का साइन आता है वो क्या आता है, नेगेटिव। डन। अब इनमें पॉजिटिव आने का मतलब है इंक्रीज इन एंट्रोपी और नेगेटिव आने का मतलब है डिक्रीज इन एंट्रोपी। अब आप इसे इस फॉर्म में याद रखो या रैंडमनेस की फॉर्म में याद रखो। रैंडमनेस कैसे, एंट्रोपी का ही मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। एंट्रोपी हमारी क्या है, रैंडमनेस। सॉलिड एक परफेक्ट अरेंजमेंट में होता है, लिक्विड में जाने से वो थोड़ा दूर दूर होता है। बेसिक डायग्राम जो आप लोअर क्लासेस में करते आए थे, सॉलिड परफेक्टली बाउंड है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर है। तो सॉलिड से जैसे आप लिक्विड में गए दूर दूर होने लगे, ठीक है, यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज हुई, इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हुई। लिक्विड से गैस में गए, मॉलिक्यूल और दूर होने शुरू हो गए, यानी और रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, और रैंडमनेस इंक्रीज होना यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज होना। अब उल्टा, लिक्विड से सॉलिड में गए तो क्लोज आने शुरू हुए, रैंडमनेस कम, एंट्रोपी कम। गैसेस से लिक्विड में गए, रैंडमनेस कम, एंट्रोपी कम। तो आप इसे किसी भी फॉर्म में याद रख सकते हो। ठीक है, ये थी हमारा एंट्रोपी चेंज फॉर अ फिजिकल प्रोसेस। क्लियर। अब ये हमारा ऐसा टॉपिक है जिसपे कई न्यूमेरिकल्स हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जो भी हमारे टॉपिक है इनके न्यूमेरिकल हम एक साथ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे फिजिकल प्रोसेसेस के भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे और जो हमने अभी एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस किया था उसके भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। अब तक हम एंट्रोपी चेंज एक गैस के लिए निकाल रहे थे, अब हम गैसेस को मिक्स करके उनका एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। अब मुझे आइडियल गैस की मिक्सिंग करनी है और फिर जो एंट्रोपी चेंज आएगा मुझे उसे गैस ले ली, नंबर 1 गैस और एक ले ली 2, 2 गैसेस ले ली। ठीक है, सपोज पहली जो गैस है इसके मोल है N1, तो इसके कितने हो गए, N2। ठीक है, अब गैस है, गैस स्टार्टिंग में होगी तो किसी ना किसी प्रेशर पे तो लोगे, तो ये इसका इनिशियल प्रेशर है। तो ये इनिशियल प्रेशर दूसरी का गया, ये गैस 2 का इनिशियल, सेम सिंबल ले रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर मिक्सिंग प्रेशर इज, इसका P1 और इसका P2 हो गया। डन। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अभी तक हमने ये चीज ले ली, 2 गैसेस ली, 2 का अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, एक का N1 एक का N2, उनके हमने पार्शियल प्रेशर ले लिए P1 P2 और फाइनल प्रेशर जो आफ्टर मिक्सिंग आया हमने वो ले लिया। ठीक है, अब हम मानते हैं इस पूरे प्रोसेस को एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमारा जो पूरा सिस्टम बन रहा है, हम जो बना रहे हैं उसे हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं। ठीक है, अभी पिछली जो इक्वेशन हमने की थी जिसमें हमने डेल्टा एस निकाला था, वही इक्वेशन यूज करो। वहां पे डेल्टा एस हमारा आया था जो हमने पीछे निकाला था, जिसमें टी और पी हो, वो वाली फॉर्म यूज करनी है। वो आई थी हमारी सीपी ln T2 by T1 प्लस R ln P1 by P2, ये आया था हमारे पास। कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया तो ये टर्म गई,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल वाला इसी सेम चीज है ना, T2 इज इक्वल टू T1, तो डेल्टा एस मेरे पास क्या बचा, R ln P1 बाय P2। व्हाट इज P1 एंड व्हाट इज P2? वहां पर ये P1 P2 कब आए थे, जब हमने इंटीग्रेट किया था, या कह लो T1 T2 कब आए थे, जब इंटीग्रेट किया था। तो एक इनिशियल था और एक क्या था, फाइनल। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, R ln P1 PI सॉरी एंड PF। I मीन्स इनिशियल और F मीन्स फाइनल। तो एक इनिशियल प्रेशर है, एक फाइनल प्रेशर है। डन, इनिशियल एंड फाइनल। अब यही फॉर्मूला अप्लाई करो गैस 1 पे और यही फॉर्मूला अप्लाई करो गैस 2 पे। ठीक है, तो पहले गैस 1 पे अप्लाई करते हैं। फॉर आइडियल गैस 1 डेल्टा S1, क्योंकि हर चीज उसकी 1 में है, इज इक्वल टू R, कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट, ln, ये क्या है इसका इनिशियल, इनिशियल मेरा कितना था P1 नोट, अपॉन फाइनल कितना है P1। ठीक है, ऐसे ही फॉर आइडियल गैस 2 कर लो। नाउ फॉर आइडियल गैस 2, अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा S1 इज इक्वल टू सॉरी S2 इज इक्वल टू R ln P2 नोट बाय P1 P2। डन, इतना आ गया हमारे पास। अब एक और चीज, जब हमने पिछला ये एक्सप्रेशन निकाला था, ये मैंने अभी तक उतना ही लेके चली जो पिछला था, बट जब पिछला एक्सप्रेशन निकाला था उस एक्सप्रेशन में हमने एक चीज ली थी कि जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 है, तो n की वैल्यू 1 हो गई थी। अगर मैं n की वैल्यू 1 ना लेती तो यहां पर वो n आता, बिकॉज nr साथ चलते ना। आपने पिछले टॉपिक में n लेके चल लो तब भी आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। अगर n आएगा तो इसमें भी तो वो n आएगा। अब क्योंकि इन दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल सेम है तो इनके भी n की वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा n1 और ये वाला हो जाएगा मेरे पास n2। डन, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसे मार्क करते थे एज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब एक सिस्टम था मतलब जिसके अंदर हमने 2 आइडियल गैस ले ली, एक की वजह से एंट्रोपी ये आई, दूसरी वजह से ये एंट्रोपी आई। मुझे तो टोटल एंट्रोपी चाहिए ऑन मिक्सिंग, तो हम लेते हैं टोटल एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग। वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग विच इज इक्वल टू डेल्टा S प्लस डेल्टा S2, S1 प्लस S2, यूज इक्वेशन 1 and 2 हेयर। तो डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दो N1 R ln P1 नोट अपॉन P1 प्लस N2 R ln P2 नोट अपॉन P2। आगे इतने पे, ठीक है। हम इसे मार्क कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब इतनी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब जब गैस बनी तो उस गैस का जो प्रेशर था आफ्टर मिक्सिंग, इसका P1 था, इसका P2 था, पर दोनों की मिक्सिंग के बाद कुछ टोटल प्रेशर तो आया होगा। तो टोटल प्रेशर ऑन मिक्सिंग इज P, उसे हम क्या लेते हैं P। वो किसके बराबर आ जाएगा, P1 प्लस P2। डन। अब हमने गैस के मोल्स लिए हैं तो इनका कुछ मोल फ्रैक्शन भी होगा। लेट जो X1 है और X2 है, ये इनके क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस। अब आपने अपने फर्स्ट ईयर में जहां बोयल्स चार्ल्स लॉ पढ़ी थी, वहां पर एक लॉ पढ़ी थी डाल्टन। तो डाल्टन लॉ ने हमें देती है पार्शियल प्रेशर्स की, डाल्टन लॉ होती है। तो जो भी पार्शियल प्रेशर हमें निकालना होता है वो होता है इक्वल टू उसके प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल फ्रैक्शन। तो टोटल प्रेशर P है, उसका मोल फ्रैक्शन X1 है P1 के लिए, और P2 का पार्शियल प्रेशर, अगर मुझे दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, क्लियर। P1 की वैल्यू मैंने निकाल ली, P2 की वैल्यू निकाल ली। यूज दिस इन इक्वेशन 3, यूज दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो तो डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू N1 R ln P1 नोट अपॉन P1 की जगह क्या है X1P प्लस N2 R ln P2 की जगह पुट करो, P2 नोट की जगह
अपॉन P2 की जगह आ गया X2P। आगे मेरे पास ये इक्वेशन, आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब हमने यहां पर इसे जो पार्शियल प्रेशर थे उसे हमने किसमें चेंज कर दिया, इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल प्रेशर। अब हम इसी को, अभी तक हमने इसे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिए। अब गैसेस में जब हम बात करते हैं तो 3 फैक्टर आते हैं, एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स है, प्रेशर की अब तक हमने बात कर ली। एक फैक्टर और रह गया वॉल्यूम। तो अगर मैं गैस को कुछ इस तरह से लूं कि मेरे पास 2 गैसेस हैं, मैंने उन दोनों गैसेस को यहां ले रखा है, टेम्परेचर ऑलरेडी सेम है दोनों गैसेस का, लेट इसकी वॉल्यूम V1 है, इसकी वॉल्यूम V2 है। सपोज करो मैं प्रेशर भी सेम ले लेती हूं, इसका भी प्रेशर P है, इसका भी प्रेशर P है, ठीक है। तो ये इसकी कहा है इनिशियल स्टेट। तो जैसे आफ्टर मिक्सिंग, ऑन मिक्सिंग, हमारे पास फाइनल स्टेट क्या आ जाएगी, दोनों गैसेस मिक्स होगी, मीन्स एक तरह से इनका बीच का जो ये कंपार्टमेंट है मैंने वो हटा दिया। तो प्रेशर तो वही रहा, टेम्परेचर भी वही रहा, सिर्फ वॉल्यूम क्या आ गई, V1 प्लस V2। तो ये फाइनल स्टेट आ गई इसकी। तो हमने क्या किया, सिंपल सा केस ले लिया जहां पर हमने इसका दोनों गैसेस का इनिशियल प्रेशर क्या कर दिया, सेम। इनिशियल प्रेशर यानी कि मैं P1 नोट और P2 नोट की बात कर रही हूं, मैंने ये बराबर कर दिया, किसके बराबर, P के बराबर, ठीक है। यूज दिस इन इक्वेशन 4। तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग किसके बराबर हो गया, N1 R ln P1 नोट की जगह मैंने अब क्या कर दिया, खाली P अपॉन X1P प्लस N2 R ln P2 नोट को भी मैंने P ले लिया अपॉन X2P। P कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू N1 R ln X1 की पावर -1, ये 1 अपॉन X1 था, ठीक है। तो मैं इसकी पावर ऊपर ले गई, प्लस N2 R ln X2 की पावर -1। ये -1 पावर मैं बाहर ले लूं, आप चाहो तो एक स्टेप और ले सकते हो, एक बार माइनस यहां आएगा, ये पावर बाहर आएगी, फिर मैंने माइनस कॉमन लेके इकट्ठा कर दिया, तो मेरे पास ये आ गई। अब मेरे पास 2 गैसेस थी, तो फॉर्मूला मेरे पास कुछ ऐसा आया, आप इनमें से R भी बाहर ले लो, R भी कॉमन ही है, जब इसे कंबाइन अप करना होगा वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। N1 ln X1 प्लस N2 ln X2, डन। मेरे पास 2 गैसेस थी तो मेरे पास ये फॉर्मूला आया, 1 + 1 + 2। अगर मान लो 3 हो तो यहाँ +3 आ जाएगा, 4 हो तो +4 आ जाएगा, तो मैं इसे कंबाइन कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर नंबर ऑफ गैसेस डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू -R, तो सब में सेम ही रहेगा। ये चीज क्या बन गई, समीशन, एक तरह का सम है, किसका सम है, Ni ln Xi। आप N1 X1 N2 X2 N3 X3 इस तरह से पुट करोगे, तो ये आ गया मेरा इसका लास्ट रिजल्ट ऑन मिक्सिंग। क्लियर है इतना, डन। हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये तो आ गया हमारा एंट्रोपी चेंज जब हमने गैसेस को N1 N2 अलग अलग मोल्स में लिया। अब मान लो इसी मिक्सचर को फॉर 1 मोल निकालना है, फॉर 1 मोल के लिए हम क्या करेंगे, जो N1 है सारी ने इकट्ठे को डिवाइड कर देंगे, N1 प्लस N2 थे, 2 की बात कर रहे हैं अभी तक, 3 होंगे तो +3 भी आ जाएगा। डिवाइड इक्वेशन विद N1 प्लस N2, डिवाइड करो तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इसके बराबर है -R, बाहर लिया हुआ है, अंदर है N1 ln X1, पहले पिछली ही लिख रही हूं, अभी तक ये थी इक्वेशन, मैंने इससे डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा डिवाइड करके। व्हाट इज N1 अपॉन N1 प्लस N2, दिस इज X1। ये चीज हम पढ़ते हैं, किसी भी टर्म का मोल फ्रैक्शन होता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स जिस भी कंपोनेंट का निकालना है वो डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट है, 3 होंगे तो 3 आ जाएगा वो चीज। तो ये है X1 ln X1 प्लस X2 ln X2, इतना आ गया मेरे पास।
अब 2 थे तो ये आया, 3 होते तो x2 आ जाता, x3 ln x3। तो फिर से इसे कंबाइन कर देंगे, तो मैं r समेशन xi ln xi। तो ये एक मेरी फॉर्म आ गई अगर मेरे वोन 1 है। डन। अब ये रिजल्ट लो या इससे पिछला रिजल्ट लो जिसमें ni ln xi था, दोनों की बात करो तो यहां से हमारे पास कुछ जनरलाइजेशन होती है दोनों रिजल्ट से। पहली बात, इसमें पूरा कहीं पे भी टेम्परेचर का रोल नहीं आया, बिकॉज ये तब निकाला है जब टेम्परेचर क्या फिक्स। तो हम कह सकते हैं डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स था तभी इतना निकाल सके। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन यानी xi की बात करें, x1 x2। ठीक है, हमें पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर की बात करो, इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, इन जनरल दिस xi इज लेस देन 1। ठीक है, अगर ये लेस देन 1 होगा, ये साइन नेगेटिव, इसका नेगेटिव 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 पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, ऑन मिक्सिंग इंक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीज होना मीन्स रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीजेस इन जनरल। तो हर जगह पर आप देख रहे हो एंट्रोपी इंक्रीज ही आ रही है, चाहे फिजिकल प्रोसेसेस की बात कर लो, चाहे आपने पीछे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात की थी, चाहे मिक्सिंग की बात की थी, और जिसे हमने जनरलाइज किया कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। हर एक में एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही आ रही है। क्लियर। तो ये थी हमारी एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। आप 2 को 3 को कितनों को भी मिक्स करके कर सकते हो। दिस मिक्सिंग इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स 2 में हमारे जस्ट कुछ इसकी एप्लीकेशन छोटा सा पार्ट है जो वो, और दूसरा इससे पहले जो हमने एंट्रोपी चेंज निकाला उसके न्यूमेरिकल, सिर्फ इतना पार्ट रह गया जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।